सुप्रीम कोर्ट जस्टिसेस एक मंच पर साथ आकर यह बोलने लगे कि जो देश का चौथा स्तंभ है यानी मीडिया, उसने फेल किया है इस देश को, उसने लोकतंत्र के साथ अन्याय किया है, उसने संविधान के साथ अन्याय किया है। Fourth pillar is the media. They have failed to defend democracy. अगर इस तरह की बात जस्टिस कुरियन जोसेफ के मुंह से आप सुनेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि हम इतने समय से जो आपको मीडिया के गिरते स्तर के बारे में बता रहे हैं, खास तौर पर उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसका खास जिक्र भी उन्होंने किया, वो गलत नहीं है। Except couple of private media in the digital side, we don't find any fearless, truthful version of the facts coming out. और उसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं, हम जिस तरह की खबरों की चर्चा आपस में करते हैं वो खबरें आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये जो है पूरा गोदी मीडिया जिसको हम कहते हैं, नोएडा चैनल्स, इन पर तो दिखाई नहीं देता है। लेकिन हाँ, कुछ डिजिटल स्पेसेस हैं जहां पर दिखाई देता है, कुछ डिजिटल चैनल्स हैं। यानी आप इस वक्त जहां मुझे देख रहे हैं यूट्यूब, हमको क्यों आना पड़ा है यूट्यूब में सारी बातें बोलने के लिए? सिर्फ हमको ही इस बात का एहसास नहीं है, देश के पूर्व जो कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं उन तक को इस बात का एहसास है और वो खुद एक मंच पर आकर ये बात कहते हैं। ये किसी भी सबसे बड़े लोकतंत्र होने के दंभ को भरने वाले एक देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। We are not able to find many whistleblowers. We were just spending 5 minutes before the conference tea. We discussed quite a few things. But all those things which we discussed, do we read in any media? Do we see in any electronic media? Except couple of private media in the digital side, we don't find any fearless, truthful version of the facts coming out. The greatest blow to democracy is that the fourth pillar has failed the country. Forget about the first 3 pillars. Fourth pillar is the media. They have failed to defend democracy. They have failed to defend the constitution. They have failed to defend the truth. So our only hope is the 5th pillar, whistleblowers. Somehow they are also not able to blow. Maybe post-COVID lungs have been affected. The way the lungs are crushed in the country today, so that nobody will blow the whistle, is a very dangerous trend for the country. So we need to support, we need to stand up, we need to speak out, we need to stay alert, and we need to stay with at least those few of the whistleblowers who are left in the country, who are the only hope as I see it. और जब मैं देश की बात करती हूं तो मैं देश के नागरिकों के लिए बोल रही हूं ये बात, क्योंकि देश की सरकार तो ऐसे ही चाहती है। कोई भी देश की सत्तारूढ़ दल होगा, देश की सत्तारूढ़ पार्टी जो भी होगी, वो यही चाहेगी डिसेंट ना हो, मीडिया मेरे कंट्रोल में रहे। पर ये मैं इस वक्त नागरिकों आपसे बात कर रही हूं, देश आपसे बनता है। तो आप जरा इस बारे में सोचने की कोशिश कीजिए। असल विषयों पर चर्चा नहीं हो रही है। ये सिर्फ मैं आपको नहीं बता रही हूं इतने समय से, ये मेरे जैसे और पत्रकार आपको लगातार नहीं बता रहे हैं। ये मेरे जैसे से पत्रकार ही नहीं, कई एक्टिविस्ट, कई ऐसे लोग जो कि जानते हैं, इंटेलेक्चुअल्स जो कि आवाज उठाते हैं। आप उसको कितना सीरियसली लेते हैं मुझे नहीं पता। देश के एक पूर्व सुप्रीम कोर्ट जस्टिस को तो आप सीरियसली लेंगे। वहीं जस्टिस मदन बी लोकुर एक बहुत अहम केस के बारे में डिस्कशन करते हैं, और सिर्फ केस के बारे में नहीं, वो जो उसके आगे बात कहते हैं ना, अपने कान और आंख दोनों खोलकर उसको सुनिएगा। वो एक तरफ इशारा करते हैं और ये सच्चाई है। उन्होंने जिक्र किया उमर खालिद। अब मैं उमर खालिद का जैसे नाम बोलती हूं तो आप लोग अपना बायस लेकर मत आ जाइएगा। उमर खालिद के केस का जस्टिस मदन बी लोकुर ने जिक्र करते हुए यह बात कही है। आपके सामने उमर खालिद का केस है जिसमें वो बेल की मांग करते हैं।
जो कि इतने लंबे समय से शायद अब लिस्ट ही नहीं हो रहा है केस। वो कहते हैं कि अभी तक 13 बार एडजर्नमेंट हो चुकी है उनके केस की। अल्टीमेटली जो उमर खालिद के वकील हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम ये केस ही, मतलब जो हम बेल की इच्छा रखते हैं उमर खालिद के लिए, हम उस बेल की अपनी जो प्ली है उसको ही विड्रॉ करना चाहते हैं, वापस लेना चाहते हैं। क्योंकि अब इनका कारण सुनिएगा, जिसका जिक्र अगर मदन बी लोकुर एक मंच पर करते हैं तो इसके बारे में आप समझिएगा उन्होंने क्यों किया। वो बात को मान रहे हैं कि इसमें बहुत हद तक सच्चाई है, इसलिए ऐसा हुआ। वकील कहते हैं क्योंकि हमको पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है, उनको पता था कि केस का रिजल्ट क्या होने वाला है। You've had one of the cases that has been mentioned is that of Umar Khalid asking for bail, not listed for a long time, I think more than 2 years or so. 13 adjournments. Ultimately, the lawyer said we want to withdraw the case. Why? Because as Justice Kurian Joseph mentioned, they knew what the result is going to be. तो आगे जस्टिस मदन बी लोकुर जो बात कहते हैं उसको गौर से सुनिएगा। वो कहते हैं आज फिर अब ये परसेप्शन बन गया है, ये लोगों के दिमाग में ये बात आ गई है और बैठ गई है कि अगर केस किसी पर्टिकुलर बेंच के पास जाने वाला है तो रिजल्ट उसका क्या निकलेगा उनको पहले से पता है। एक पर्टिकुलर बेंच के पास जब केस जाता है उसका रिजल्ट क्या निकलेगा उनको पहले से पता है। ये वाक्य जो है ना, इसमें अपने आप एक एक कर परत दर परत उन्होंने सारी सच्चाई खोलकर आपके सामने रख दी है कि एक बेंच क्या रिजल्ट देने वाला है। बेंच को लेकर ये जो बात कही है इसको चिंतन कीजिए आप। And they knew what the result is going to be because it was apparently listed before a particular bench, and they knew what the fate of that case is going to be. इसीलिए सवाल लोकतंत्र में बेहद जरूरी हैं। ये बड़े नाम हैं, ये बड़े लोग हैं। एक बड़ी बात जो कि पूर्व सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रेखा शर्मा कहती हैं, उनकी जरा बात को सुनिए। वो कहते हैं कि इस वक्त आज के हालात जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स है वो क्या है, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट में क्या है, उसके बारे में बहुत गहरी बात उन्होंने आपके सामने रखी। पता नहीं चिंतन आप करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन ये बेहद गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट को 5 साल से ज्यादा लग चुके हैं ये डिसाइड करने में कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की पिटीशन है इन्वॉल्विंग वेरी एग्जिस्टेंस एंड फेयरनेस ऑफ द इलेक्शन, मतलब लोकतंत्र जिसको बचाने का सबसे बड़ा प्रहरी कौन है इस देश में, सुप्रीम कोर्ट। संविधान को बचाना, संविधान का ही तो इंटरप्रिटेशन, राइट इंटरप्रिटेशन हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट रखता है ना, दैट इज व्हाई सुप्रीम कोर्ट इज देयर। और सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? तो जब एक कोई पिटीशन ऐसी होती है जो ये इन्वॉल्व करती है कि जी हमारा जो इलेक्शन प्रोसेस है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा एक जो आपके सामने सिंबल है, अगर उसी की फेयरनेस पर, उसी में धांधली को लेकर अगर आपके सामने एक पिटीशन आती है, उसी के पूरे प्रोसेस में आपके सामने एक बड़ा चिंतन का विषय आता है और उसकी मौजूदगी पर ही सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये क्यों है, उस पर एक फैसला देने में और उसको डिसाइड करने में 5 साल से ऊपर का समय लग गया सुप्रीम कोर्ट को। वो सवाल पूछती हैं, चीफ जस्टिसेस आए और गए, चले गए, हर किसी ने कोशिश की कि इस इशू को हेड ऑन, मतलब सामने आमने सामने इसके ऊपर बिल्कुल बेबाकी से अपनी बात, सही बात रखने पे हमेशा कन्नी काटी। 5 साल से ऊपर का समय हो गया, तो वो सवाल उन चीफ जस्टिसेस पर भी उठा रही हैं, वो पूरे सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली पर उठा रही हैं कि आपको 5 साल से ऊपर का समय लग गया। ये चुनावी चंदे की जो फ्रॉड है इसके ऊपर एक पिटीशन पे अपना रिजल्ट सामने लेकर आने पर सब बचते निकलते रहे, क्यों? What is the present state of affairs, particularly in Supreme Court? It has taken the Supreme Court more than 5 years to decide electoral bond petitions involving the very existence and fairness of the election process. Chief Justices came and Chief Justices went away, each shying away from taking up the issue head on. आगे वो बात कहती हैं कि आप सोचिए, जब हमें सवाल पूछते हैं कि इतने सारे चीफ जस्टिसेस आके चले गए, किया क्या उन्होंने, क्यों नहीं इस पूरे केस को उन्होंने सुना, एक एक करके इलेक्शंस होते चले गए, जनरल इलेक्शन, आपके स्टेट इलेक्शंस होते चले गए, क्यों उसके बारे में? और जब अल्टीमेटली जब सिटीजन्स, नागरिकों के राइट को प्रोटेक्ट करते हुए एक फैसला यहां सामने आया, तो आगे वो बोलती हैं
कि वो जो सिटीजन्स के मन में जो सरप्राइज का एलिमेंट था ना कि अरे दे वर शॉक्ड, रिलीव भी थे लेकिन शॉक्ड भी थे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा डिसीजन चुनावी चंदे के खिलाफ दे दिया। इससे ये साबित होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इतने लंबे समय में कितनी क्रेडिबिलिटी अपनी लूज की है, कि लोग शॉक हो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ऐसा डिसीजन कैसे आ सकता है, वो भी मोदी सरकार के किसी ऐसे फैसले के खिलाफ जिसमें एक एक करके चीफ जस्टिस आए चले गए और उस केस को रिजल्ट की शक्ल देने से सब लोग बचते बचाते रहे। And imagine when a judgment like in the electoral bond matters comes protecting the rights of the citizens, they are not only pleasantly surprised but feel so relieved as to hail and thank the Supreme Court even when it has only performed its constitutional duty. And when it does that, it neither needs applause nor brickbats. But the fact that such was the reaction shows how much the Supreme Court has lost in terms of credibility in the field of justice delivery system. सिद्दीक कप्पन का केस आपको याद है? वो अपनी सिर्फ काम करने के लिए, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए वो जेल में सड़ता रहा। नाम उन्होंने भले ही नहीं लिया, लेकिन सबको पता है कि वो किसका जिक्र करते हुए ये बात बोलती हैं कि जब एक जर्नलिस्ट अपना समय जेल में इसलिए बिताता है क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी परफॉर्म की। और साथ ही हम देखते हैं कि एक बुजुर्ग आदमी, बीमार आदमी, जो कि अपना सिर्फ एक पानी जो है ना वो सिप तक नहीं कर सकता है, इतना बीमार है वो आदमी, वो सलाखों के पीछे उनकी मौत हो जाती है। आर्टिकल 21 का क्या हुआ फिर? While a journalist spends time in jail for the crime of performing his duty, an old and ailing man, unable to even sip water, is denied basic medical aid and is made to suffer and die behind the bars. What has happened to Article 21? ये बहुत बड़े सवाल हैं। सुप्रीम कोर्ट, पूरी जुडिशरी, पूरा जस्टिस सिस्टम, एवरीवन शुड लुक फॉरवर्ड टू इंट्रोस्पेक्टिंग इट। और आज की डेट में सीजे चंद्रचूड़ के रहते हुए इतने बड़े, जिसको अभी खुद रेखा शर्मा जी ने जिसका जिक्र करते हुए कहा कि लोग इसीलिए शॉक्ड हो जाते हैं, साई ऑफ रिलीफ भी होता है लेकिन साथ ही शॉक भी होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे डिसीजंस भी लेकर आ सकता है। अभी हमने चंडीगढ़ वाला भी केस देखा, चंडीगढ़ बाइपोल वाला, जिस तरह से सीजे चंद्रचूड़ ने एकदम सही फैसला उसमें दिया। आपसे आस है सर, अगर जितना समय आपका बचा है प्लीज कोशिश कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो लोगों के मन में, नागरिकों के मन में जो एक क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे लूज हुई है इतने समय में, और ये बात मैं भी नहीं बोल रही हूँ, ये बात खुद जो कि उस पोजीशंस पर, वहां पर उस बेंचेस पर बैठ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस रह चुके हैं, अगर वो इस बात की चिंता जता रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और इसको बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। इट इज द राइट टाइम इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग व्हाइल गोइंग अवे, व्हाइल गोइंग आउट ऑफ दिस होल सिस्टम। ये मौका है सर, आज आप उस पोजीशन पे हैं जब आप कुछ कर सकते हैं, जो पिछले चीफ जस्टिसेस नहीं कर पाए। एक बड़ी लकीर खींच दीजिए सुप्रीम कोर्ट को लेकर। लोगों के मन में अगर क्रेडिबिलिटी लूज हुई है उसको वापस गेन करने का ये सबसे अच्छा मौका है, और इतिहास में अपना नाम इस तरह से दर्ज कराने का ये मौका बिल्कुल गंवाने ना दें। मेरी गुजारिश आपसे है, क्योंकि आई थिंक देयर आर मेनी सिटीजन्स लाइक मी हु एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू यू। और बाकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिनके बारे में एक मंच पर खड़े होकर आप सोचिए आप लोगों की क्या हालत हो चुकी है। इसीलिए इतने लंबे समय तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने वाले लोग भी आज YouTube पर जाकर सच्चाई बोलने के लिए ज्यादा आजाद अपने आप को महसूस करते हैं और YouTube को चुनते हैं रादर देन स्टेइंग देयर। घुट घुट कर वहां पर मरने से अच्छा है कि सच बोल सके यहां पर YouTube पर आकर। इस बात का रियलाइजेशन खुद फॉर्मर जस्टिस के जोसेफ को है, और उनके जैसे न जाने कितने होंगे जो इस बात को समझते हैं। और इसीलिए मेरी गुजारिश है मेरे सभी व्यूअर्स से, मैं हमेशा आपसे यही विनती करती हूं, यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं, मुझे ही नहीं, मेरे जैसे और जितने आपको इंडिपेंडेंट काम करते हुए लोग पसंद हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए। इवन इफ यू कांट सपोर्ट देम फाइनेंशियली, आप इतना कर सकते हैं कि उनके वीडियोस जब आप देखते हैं उनको रेगुलरली फॉलो कीजिए, उनके वीडियोस देखिए, क्योंकि हम सच आपके सामने बहुत सारे रिस्क लेकर आते हैं। ये सारी खबरें जो मैं आपके सामने बोल रही हूं ये आपको कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे दिखाई नहीं देगी। ये इतनी बड़ी बातें जो इन सब फॉर्मर जजेस ने कही हैं ये आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए जब हम इतना बड़ा रिस्क लेकर आपके सामने बात लेकर आते हैं, लीस्ट यू कैन डू फॉर अस इज दैट यू वॉच दिस वीडियो, यू शेयर इट,
यू लाइक इट, कमेंट कर दीजिए, उससे हमारा वीडियो हमेशा सर्कुलेशन में और आएगा और बाकी नए साथी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, उन तक ये वीडियोस पहुंच सकते हैं। इतना कीजिए, देश को बचाने का काम अपने आप हो जाएगा। सत्यमेव जयते।